मित्रों, नमस्कार। मित्रों, कोशिश होती है ये बड़ी ईमानदारी के साथ कि माहौल की जो सन्नाटा है आज के माहौल का, और जो एक फिक्र का आलम जो हमारे चारों तरफ जो बिल्कुल पसरा हुआ है, उससे थोड़ा सा आपको दूर हटाकर ठीक ठाक वक्त बीत जाए, इस बात की मशक्कत हम सब लोग करते हैं मिलकर, मैं और मेरी टीम के बाकी सदस्य। उसी सिलसिले में आज एक जिक्र जो है एक अजीब शख्सियत का मैं आपसे करने वाला हूं, और उस शख्सियत के नाम से नई पीढ़ी भी वाकिफ हो सकती है, लेकिन पुरानी पीढ़ी बखूबी वाकिफ है। दोस्तों, एक लाहौर का एक मोची गेट क्षेत्र है, उसमें एक जगह है, छोटा सा एक मोहल्ला है, उसका नाम है तकिया मीरासियां। और आप यकीन जानिए कि इसके आसपास बसने वाले बुजुर्गों को अब भी रात के अंधेरों में कभी पखावज की आवाज सुनाई देती है, और कभी मालकौंस के सुर, और कभी तानपुरे के संगीत में पिरोया बड़े गुलाम अली खां का गायन। कुछ ऐसा है मित्रों इस माहौल में कि 1901 में महाराष्ट्र के विष्णु दिगंबर पलुस्कर को लाहौर में गंधर्व महाविद्यालय के नाम से पहला संगीत विश्वविद्यालय स्थापित करने की प्रेरणा दी थी। बड़ी अजीब बात लगती है ना आपको कि महाराष्ट्र का महान संगीतकार और लाहौर में वो संगीत विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात करता है, और वो भी वर्ष 1901 में। यहाँ के जो पुराने बाशिंदे हैं उनको थोड़ी थोड़ी याद हैं वो महफिलें, वो बैठकें जिनमें उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, पंडित नारायण राव व्यास, और उस्ताद अल्लाह रखा खान, उस्ताद आमिर खान, पंडित भीमसेन जोशी और ओंकारनाथ ठाकुर जैसी जो शख्सियतें थी संगीत की दुनिया में, गजब की शख्सियतें, वो सारी की सारी यहाँ छाई रहती थी। उन दिनों वो दिन वैसे थे मित्रों की लाहौर का आम बाशिंदा भी सुर और ताल की तमीज रखता था। और अक्सर ये बात होती थी, डायलॉग क्या, संवाद क्या होते थे कि कहीं कोई गलत बयानी हो भी जाती तो कहा जाता, अरे क्यों बेसुरी हाँकता है। किसी बेतुकी बात पर कह दिया जाता, अरे यार क्या बात करते हो, ना सुर न ताल और चले। और इस तरह की बातें होती थी कि हर जगह, हर बात में, हर संवाद में सुर और ताल जहन और जुबान पर छाए रहते थे। और कभी कभी बेसुरे राग की प्रस्तुति पर हूटिंग हो जाया करती थी, और बहुत ज्यादा बड़ी शख्सियतें मौजूद हो तो लोग हूटिंग की बजाय वो उनकी इज्जत भी करते थे कि बड़े लोग बैठे हैं, इनके बीच में क्या कहना, लेकिन उठकर चले जाते थे। मतलब यह है कि वो बेसुरी जो प्रस्तुतियां थी, प्रेजेंटेशंस थी, उनको बर्दाश्त नहीं करते थे। और संगीत और तहजीब की जुगलबंदी दीवानगी की हदें पार कर जाती थी। और मुझे एक पुरानी बात भी याद है कि 1957 में एक बार बड़े गुलाम अली खान ने कहा था कि अगर हर भारतीय परिवार में एक बच्चे ने भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सीखा होता तो शायद भारत पाक बंटवारा ना होता, और होता भी तो इस कदर कत्लो गारत ना होती। कितनी बड़ी बात है मित्रों। और बड़े गुलाम अली खां को इधर रहूं या उधर जाऊं, ये फैसला लेने में 14 बरस लग गए थे। मित्रों, बड़े गुलाम अली खान साहब का जन्म तो कसूर शहर में हुआ था, मगर पले बड़े और रचे रमे दिल्ली, लखनऊ व मुंबई में। विभाजन के समय वह लाहौर चले आए थे। दलील एक ही थी कि पैदाइश कसूर शहर की थी, वहीं की माटी में सारे बुजुर्ग दफन हैं। और 1957 में फिर वे वापस भारत लौट आए, क्योंकि उन्हें बहुत सारी बातों से तकलीफ पहुंची थी कि पाकिस्तान में कुछ संगीतकारों ने राग शिव कल्याण को शब कल्याण कहना शुरू कर दिया था। ध्रुपद, धमार और ठुमरी की जगह तराना, ख्याल, कव्वाली और गजल को तरजीह दी जाने लगी थी। बड़े गुलाम अली खां का दम घुटने लगा था। एक बार तो कहने लगे, यार दम ही घुटना है तो ध्रुपद गाते गाते क्यों न घुटे। और वह लाहौर छोड़कर ठुमरी की दुनिया में चले गए। ये अलग बात है कि लाहौर में भी ठुमरी को उसका खोया सम्मान फिर से मिलने लगा था। उसके बाद ये महसूस किया गया कि हमने इतना बड़ा कलाकार, इतना बड़ा संगीतकार खोकर बहुत ही अपने आप पर जुल्म किया है। और मित्रों, दिक्कत उस वक्त उनको ये भी थी कि कुछ संगीतकार जो अच्छे भले थे, उन्होंने भी आलाप को अल्लाह आप के नाम से पुकारना शुरू कर दिया था। आलाप कहा
और कहाँ उसको अल्लाह आप का रूप दे दिया। और ध्रुपद के बारे में भी डेफिनेशंस उन दिनों कुछ संगीतकारों ने, कुछ वहाँ के संगीतकारों ने चेंज कर दी थी और ध्रुपद को इलाही रूहानियत से जोड़ने की मशक्कत की गई। बहरहाल विभाजन की पीड़ा जो है वो संगीत, कला और साहित्य ने भी जमकर झेली। सिर्फ इंसानों ने या दूसरे जो शोबे के लोगों ने सिर्फ नहीं झेली, बाकी ये भी समझना चाहिए कि संगीत और कला की दुनिया में बहुत बहुत तकलीफें लोगों को झेलनी पड़ी, कलाकारों को भी। और 1957 में आखिर उन्हें लगा कि मैं भारत लौट जाऊंगा। और मित्रों, एक दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी ढब से 10 बरस वहां काट तो लिए, लेकिन रहा नहीं गया, तो एक दिन चुपचाप फैसला लिया भारत वापसी का और एक कार्यक्रम देने के बहाने बंबई आए। वहां उनकी तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे, जो बाद में प्रदेश के प्रधानमंत्री भी बने, मोरारजी देसाई से मुलाकात उनकी हो गई। उन्होंने अपना दर्द बयान किया और मोरारजी जैसा शख्स जिसको संगीत और कला का उससे दूर का रिश्ता नहीं माना जाता था, कभी कभी ये भी होता था कि मुरारजी से कला का क्या रिश्ता, लेकिन मुरारजी ने इस बात की अहमियत समझी कि बड़े गुलाम अली खां का मतलब क्या है, और वो उनका महत्व जानते थे। उन्होंने खान साहब की भारतीय नागरिकता की सारी औपचारिकताएं अपनी निजी दिलचस्पी के साथ पूरी कराई और मालाबार हिल्स पर एक सरकारी बंगला में अलॉट करवा दिया। और मित्रों, ऐसे हालात में समझिए कि ये बड़ा एक महान शख्स हमारे बीच में रहा, और वो विरासत तो भारतीय उपमहाद्वीप की था, लेकिन बाद में विभाजन के बाद 1970 एक बहुत बड़ी विरासत के रूप में यहाँ पर रहे और उन्हें बहुत सारे सम्मानों से भी नवाजा गया। देश का कोई भी ऐसा सम्मान नहीं जो उन्हें ना दिया गया हो। उनके बारे में खास बात सिर्फ एक कह के मैं अपनी आज की जो ये थोड़ा सा संवाद है आपसे, जो आज की बातचीत है, इसको विराम देना चाहूंगा कि फिल्मी दुनिया का दबाव नेचुरली बढ़ने लगा था और उन दिनों के आसिफ साहब बहुत ज्यादा उनके दीवाने थे और उनकी मुगल आजम फिल्म उन दिनों में चल रही थी और उसका निर्माण चल रहा था। ये 1960 की बात है और मुगल आजम में राग सोहनी और रागेश्वरी पर आधारित दो गीतों का शास्त्रीय गायन वो चाहते थे कि कहीं मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। और नौशाद साहब ने जो संगीत निर्देशक थे फिल्म के, उन्होंने कहा, सलाह दी, मशवरा दिया कि बड़े गुलाम अली खां से ज्यादा कोई आपको बड़ा बंदा नहीं मिलेगा, जेन्युइन कलाकार नहीं मिलेगा जो राग सोहनी और रागेश्वरी पर आधारित गीतों को शास्त्रीय रूप से प्रस्तुत कर सके। और बड़े गुलाम अली खां को फिल्मों से बड़ी कोफ्त होती थी, बहुत ज्यादा, और उन्होंने के आसिफ को टालने के लिए ये कह दिया, भाई मैं तो थोड़े बहुत पैसों के लिए काम नहीं करता और मैं 25,000 रुपया लूंगा अगर तुमने मेरा ही गायन करवाना है। मित्रों, वो दिन थे जब लता मंगेशकर और रफी को भी सिर्फ 500 रुपए प्रति गीत मिलते थे। लेकिन के आसिफ की हालत अच्छी नहीं थी, फिल्म पहले बजट से बाहर जा रही थी। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि मैं कहीं से भी अरेंज करूंगा, 25,000 रुपया एक प्रस्तुति के लिए अदा करूंगा, और क्योंकि मैं अपनी जो फिल्म है उसमें अधूरेपन का एहसास नहीं आने देना चाहता। तो बहरहाल मित्रों, ये भी हुआ। ये बात अलग है कि बाद में बड़े गुलाम अली खान साहब ने जब फिल्म खूब चल निकली तो उन्होंने 25,000 रुपए भी लौटा दिए, ये कह के कि वो तो भाई मेरी एक टालने की बात थी, लेकिन जब आप नहीं टले तो ये मेरी कोई शर्त नहीं थी कि मैं 25,000 के लिए गाऊंगा। मैंने तबीयत से गाया है और संगीत की आराधना के साथ गाया है। तो ये लोग बहुत बड़े लोग थे। ऐसे लोगों को याद कर लेना आजकल के माहौल में मित्रों बहुत अच्छा लगता है और राहत भी मिलती है। शुक्रिया दोस्तों।